हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक पोइट जिन्हें पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, जी हाँ, मैं विलियम वर्ड्सवर्थ का जिक्र कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 को लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड के एक सरसब्ज व शादाब इलाके कोकरमाउथ में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ और वालदा का नाम एन कुकसन था। जॉन और एन के 5 बच्चे थे, जिनमें वर्ड्सवर्थ का नंबर दूसरा आता था। वर्ड्सवर्थ के वालिद फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल जेम्स लाउथर के कानूनी नुमाइंदा थे और अपने ताल्लुकात की बिना पर एक छोटे से कस्बे में बड़े से घर में रहता था। वो काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था, इसलिए वर्ड्सवर्थ और उसके बहन भाइयों को उसके साथ बहुत कम वक्त गुजारने का मौका मिलता था। 1783 में उसकी वफात तक इसी तरह चलता रहा। ताहम उसने वर्ड्सवर्थ को पढ़ाई की जानिब ज़रूर मुतवज्जह कराया और ख़ास तौर पर मिल्टन, शेक्सपियर और स्पेंसर वगैरह को पढ़ने की तरगीब दी। वर्ड्सवर्थ को अपने वालिद की लाइब्रेरी में बैठने की भी इजाज़त थी। वर्ड्सवर्थ को पढ़ना लिखना उसकी अपनी माँ ने सिखाया। शुरू में वो कोकरमाउथ के एक छोटे से स्कूल में गया, फिर पेनरिथ अपने नाना के यहाँ गया और वहाँ एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले लिया। पेनरिथ में उसकी मुलाकात मैरी ह्यूचिनसन से हुई, जिससे बाद में उसने शादी भी की। 1778 में मां के मरने के बाद उसके वालिद ने उसे हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल भेजा और इसकी बहन डोरोथी को किसी रिश्तेदार के साथ यॉर्कशायर भेज दिया। फिर अगले 9 साल तक वर्ड्सवर्थ और डोरोथी की मुलाकात नहीं हुई। यह बात याद रखें कि वर्ड्सवर्थ और डोरोथी का रिश्ता बहुत मजबूत था और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। वर्ड्सवर्थ ने अपने लिटरेरी करियर का आगाज़ 1787 में किया, जब उसने द यूरोपियन मैगजीन में एक सोनेट शाये की। इसी साल वो सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज भी चला गया। 1791 में उसने बीए की डिग्री हासिल कर ली। जिस दौरान वो कॉलेज में पढ़ रहा था, उस दौरान गर्मियों में वो हॉक्सहेड आया करता था और छुट्टियों में कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होने के लिए खूबसूरत मकामात की पैदल सैर किया करता था। 1790 में वो पैदल यूरोप का चक्कर लगाने के लिए निकला और फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली में घूमा। नवंबर 1791 में वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस का दौरा किया और वहाँ उसे एक फ्रांसीसी खातून एनेट वेलन से मोहब्बत हो गई। वेलन ने 1792 में एक बच्ची को भी जन्म दिया। बाद में मुआशी मसाइल और इंग्लैंड और फ्रांस के ख़राब ताल्लुकात की वजह से वर्ड्सवर्थ को अगले साल अकेले इंग्लैंड वापस आना पड़ा। उसने एनेट से वादा किया था कि वो फ्रांस वापस लौटेगा और उससे शादी करेगा, मगर ऐसा न हो सका। बरतानिया और फ्रांस के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए, जिसकी वजह से चंद साल वो वापस न जा सका। 27 मार्च 1802 को एमियंस में फ्रांस और बरतानिया के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाया और दोबारा से लोगों को फ्रांस जाने की इजाज़त दी गई। इसी साल वर्ड्सवर्थ और उसकी बहन डोरोथी कैलेई में एनेट और अपनी बेटी कैरोलिन से मिलने गए। वहां जाने का मकसद ये था कि वो एनेट को ये बताए कि वो मैरी ह्यूचिनसन से शादी करने वाला है। बाद में उसने 9 साला कैरोलिन, जिससे वो पहले कभी नहीं मिला था, उसके साथ गुजारे हुए लम्हात को एक सोनेट इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री में बयान किया। वर्ड्सवर्थ 1816 से 1835 तक कैरोलिन को हर साल 30 पाउंड देता रहा, जो आज के दौर के करीबन 2500 पाउंड बनते हैं। 1793 में वर्ड्सवर्थ के शुरू की नज़में शाये हुई। 1795 में उसे रेज़ले कैल्वर्ट की तरफ से 900 पाउंड मिले, जिसकी वजह से उसे अपने काम को जारी रखने में काफ़ी मदद मिली। 1795 में ही उसकी मुलाकात सोमरसेट में सैमुअल टेलर कॉलरिज से हुई। जल्द ही दोनों शायर अच्छे दोस्त बन गए। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखी, जिसमें सैमुअल टेलर कॉलरिज की लिखी गई द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और वर्ड्सवर्थ की लिखी गई टिंटन एबे जैसे मशहूर नज़में शामिल थीं। लिरिकल बैलेड्स की 1798 वाली पहली एडिशन में ऑथर्स के तौर पर न वर्ड्सवर्थ का नाम था और न ही कॉलरिज का, जबकि दूसरी एडिशन में जो 1800 में शाये हुई, उसमें सिर्फ वर्ड्सवर्थ का नाम बतौर ऑथर मेंशन था। लिरिकल बैलेड्स को रोमांटिक मूवमेंट का एक बहुत ही अहम काम माना जाता है। 1802 की एडिशन में काफ़ी चीज़ें इसमें मज़ीद इजाफा हो चुकी थीं। इस एडिशन के दिबाचा यानी प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने शायरी के हवाले से अपने नज़रियात बयान किए,
जिसे रोमांटिक लिटरेरी थ्योरी में मरकजी अहमियत हासिल है। इसी प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ की शायरी की मशहूर ज़माना डेफिनेशन पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी भी शामिल था। 1795 और 1797 के दरमियान वर्ड्सवर्थ ने अपनी वाहिद प्ले द बॉर्डर्स लिखी, जो कि वर्ड्स फॉर्म में लिखी गई एक ट्रेजेडी थी, लेकिन इस प्ले को खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली और एक लंबे अरसे बाद 1842 में पब्लिश हुई। 1798 के ख़ज़ां में वर्ड्सवर्थ, डोरोथी और कोलरिज जर्मनी घूमने गए। कोलरिज को इस सफ़र से काफ़ी फ़ायदा हुआ, जबकि वर्ड्सवर्थ होम सिक महसूस करने लगे, यानी उसे घर की बहुत याद आने लगी। 1798 और 1799 की सख्त सर्दियों में वर्ड्सवर्थ डोरोथी के साथ गौसला जर्मनी में रहा और शदीद तन्हाई और दबाव के बावजूद अपनी ऑटोबायोग्राफिकल नज़म द प्रिल्यूड पर काम करना शुरू कर दिया। गौसला में रहते हुए उसने चंद और मशहूर नज़में भी लिखीं, जिनमें द लूसी पोम्स भी शामिल हैं। 1799 की ख़ज़ां में वर्ड्सवर्थ और डोरोथी वापस इंग्लैंड लौट आए। बाद अज़ां जब कोलरिज भी इंग्लैंड वापस आया तो वो तीनों लेक डिस्ट्रिक्ट की सैर को चले गए, जहां वर्ड्सवर्थ और डोरोथी ने ग्रासमेयर में डव कॉटेज में रहने का फैसला कर लिया। इस दफ़ा उनके घर के नज़दीक एक और शायर रॉबर्ट साउदी थे। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउदी लेक पोइट्स के नाम से जाने जाने लगे। इस दौरान में वर्ड्सवर्थ की लिखी गई नज़मों में हमें मौत, बर्दाश्त, जुदाई और दुख के अज्जा नजर आते हैं। 1802 में फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल लाउथर के जानशीन विलियम लाउथर ने वर्ड्सवर्थ को 4000 पाउंड दिए, जो वर्ड्सवर्थ के वालिद को देने थे। इस रकम की वसूली ने वर्ड्सवर्थ की माली हालत को काफ़ी बेहतर बनाया और वो शादी करने के अहल हो गया। उसने इसी साल 4 अक्टूबर को अपने बचपन की दोस्त मैरी ह्यूचिनसन से शादी कर ली और इनके 5 बच्चे भी हुए, जिनमें से 3 उनकी ज़िंदगी में ही इस दुनिया से चले गए। वर्ड्सवर्थ एक लंबे अरसे से 3 हिस्सों में द रेक्लूस के नाम से एक फ़िलोसॉफ़िकल नज़म लिखना चाह रहे थे। 1798 में उसने एक ऑटोबायोग्राफिकल नज़म लिखना शुरू किया, जिसे उसने कोई नाम नहीं दिया बल्कि पोम टू कोलरिज कहा। उसका ख्याल था कि वो द रेक्लूस जो वो लिखना चाह रहा था, उसके आखिर में अपेंडिक्स के तौर पर इस छोटी सी नज़म को भी शाये करेगा। मगर 1804 में उसने इस नज़म को मज़ीद लंबा करना शुरू किया और अपेंडिक्स की बजाय द रेक्लूस का प्रोलॉग बनाने का फ़ैसला किया। दोस्तों, अपेंडिक्स किसी भी किताब के आखिर में मौजूद छोटा सा हिस्सा होता है, जिसमें उस किताब के हवाले से इजाफी मालूमात होते हैं, और प्रोलॉग किसी भी काम का तारुफी हिस्सा होता है। उसने ये नज़म 1805 में मुकम्मल की, मगर इसे द रेक्लूस के मुकम्मल होने से पहले छापने से इनकार कर दिया। आज हम इस नज़म को द प्रिल्यूड के नाम से जानते हैं। 1805 में उसका भाई जॉन इंतकाल कर गया और शायद इसी वजह से वो द रेक्लूस को कभी मुकम्मल नहीं कर पाया। 1807 में वर्ड्सवर्थ ने पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स शाये की। तब तक वर्ड्सवर्थ सिर्फ लिरिकल बैलेट्स की वजह से जाना जाता था और उसे उम्मीद थी कि यह इशाअत उसके रेपुटेशन को बेहतर बनाएगी, ताहम उस वक्त इसे खातिर ख्वाह पजीराई नहीं मिली। 1810 में कोलरिज के नशे की आदत की वजह से उन दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ गईं। 1812 में उसका बेटा थॉमस 6 साल की उम्र में फौत हो गया। 6 माह बाद उसकी 3 साला बेटी भी फौत हो गई। बेटी के फौत होने के अगले साल उसे स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर की नौकरी मिली और 400 पाउंड सालाना का वजीफ़ा भी, जिसकी वजह से उसकी माली हालत बेहतर हो गई। 1813 में उसकी फैमिली और उसकी बहन डोरोथी राइडल माउंट एम्बल साइड मुंतकिल हो गए और उसने अपनी बकिया ज़िंदगी वहीं गुजारी। वर्ड्सवर्थ की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आईं। उसने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने एक एक करके दुनिया से जाते हुए देखा, मगर 1820 तक उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक संभल गई थी। उसकी माली हालत भी बेहतर थी और नाक़िदीन भी उसकी तारीफ़ करने लगे थे। 1823 में उसके और कोलरिज के ताल्लुकात फिर से बेहतर होने लगे थे और 1828 तक दोनों फिर से बहुत करीब आ चुके थे। 1829 में उसकी सबसे बेहतरीन दोस्त यानी उसकी बहन डोरोथी शदीद बीमार हो गई और सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गई। 1834 में कोलरिज भी इस दुनिया से चला गया, जिससे उसे काफ़ी सदमा पहुंचा, मगर चूंकि अब वो काफ़ी मशहूर हो चुका था और उसका हल्का अहबाब भी काफ़ी बढ़ चुका था, अब उसके दोस्तों की तादाद पहले से बहुत ज़्यादा थी। शायद इसी वजह से बहुत जल्द वो इस सदमे से बाहर आ गया।
1838 में उसे यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से सिविल लॉ में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी मिली। उसके अगले ही साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी उसे यही एजाज़ी डिग्री मिली। 1842 में हुकूमत ने उसे 300 पाउंड सालाना की पेंशन देना भी शुरू कर दिया। 1843 में रॉबर्ट साउदी की वफ़ात के बाद वो पोइट लॉरेट बन गया। शुरू में तो उसने इस एजाज़ को वसूल करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इस एजाज़ के लिए बहुत उम्र रसीदा है, मगर प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील के ये कहने पर कि आपसे किसी काम की कोई तवक्को नहीं की जाएगी, उसने ये एजाज़ वसूल कर लिया। इस तरह वर्ड्सवर्थ वो वाहिद पोइट लॉरेट बन गया जिसने सरकार के लिए कोई नज़म नहीं लिखी, और वो आखिरी दम तक पोइट लॉरेट रहा। 1847 में उसकी बेटी डोरा की 42 साल की उम्र में अचानक वफ़ात पर उसे बहुत धचका लगा और इसी सदमे की वजह से उसने कुछ भी लिखना छोड़ दिया। वर्ड्सवर्थ 23 अप्रैल 1850 को 80 साल की उम्र में राइडल माउंट में वफ़ात पा गया। उसे सेंट ऑसवर्ल्ड्स चर्च ग्रासमेयर में दफनाया गया। उसकी ऑटोबायोग्राफिकल पोम द प्रिल्यूड उसकी वफ़ात के बाद शाया हुई। इसके कुछ अहम काम ये हैं: वी आर 7, लाइन्स रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग, द टेबल्स टर्न्ड, टिंटन एबे, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द सॉलिटरी रीपर, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड या डैफोडिल्स के नाम से जिसे हम जानते हैं, द प्रिल्यूड, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।